So a very rainy morning, we can say, and with this rainy season, we are achieving new targets of climate change in day by day changes. So raining and still having a warm climate, or raining and having no winter season, or having less wintry climate. So we need to think about it. And as we are thinking about agriculture sector, agricultural reforms, climate change has been playing a crucial role to change the scenario in cultivation, to change the scenario in agricultural economy. So in the last lecture, we attempted to see implications and features of agricultural price policy, right? And today we are going to see the like what should be the corrective actions, or what should be the solutions when there are problem in agricultural pricing and overall agricultural field or scenario in the economy. Okay, so let's directly go to that page. Hopefully whatever we are learning, you're understanding it. If you're not, आपको कल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स अटेंड करने हैं. अगर लेक्चर्स आप नहीं अटेंड कर पाते हो, क्योंकि मुझे पता है इतना नेटवर्क का इशू बहुत लोगों, मतलब कम लोगों के पास होता है. तो सिंसियरली मैं तो ऐसे नहीं बोल सकती कि ये इसको ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है. लेकिन जो आप नहीं कर रहे हो, जो भी कुछ आपको वीडियो देखने हैं पूरे के पूरे, आपको आपके फ्रेंड्स को बताने हैं कि पूरे वीडियो देखकर, जब भी आप वीडियो देखो उसके नीचे आपका नाम और रोल नंबर डालना है, सो दैट आपकी जो भी अटेंडेंस लगती है दैट विल बी फिक्स्ड. ओके, और उसके साथ साथ आपको समझ में भी आए होपफुली. Let's move to the suggestions for realization of agricultural price policy. एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने जो भी उसमें जो भी मैंडेट्स है वो कंप्लीट करने के लिए, वो ज़ीरो ग्राउंड पे, मतलब एक्चुअल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे सजेशंस है, ये हम देखने वाले हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सम मोर एजेंसीज. हमने देखा था एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है, और ऐसे बहुत सीएसीपी जैसा कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है जो एग्रीकल्चरल प्राइस के बारे में बात करता है. तो ऐसे बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड एजेंसीज है, लेकिन ऐसे एजेंसीज की ज़रूरी है जो फार्मर्स को हेल्प करे, जो इंटरमीडियरी एक्ट करे. So apart from FCI, some more agencies should be set up to ensuring rational prices of other agricultural products and also for procuring other agricultural products. In the meantime, government has already set up cotton corporation and jute corporation, which needs to be further strengthened. So cotton corporation चाहिए, jute corporation भी चाहिए. मतलब already government ने सेटअप किया है, ऐसे और भी हमें चाहिए. ओके, उसके साथ साथ आता है मोर ओवर द गवर्नमेंट शुड सेट अप अ सेपरेट एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी minimum price support to perishable commodities like potato and other vegetables, fruits, etc., considering its growing potential market both for internal consumption and export. तो हमने, अगर आपको याद है तो कल ये पॉइंट देखा था कि पोटैटो और अदर ये जो पेरिशेबल गुड्स है, इनके लिए भी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी देना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सो दैट ये भी क्रॉप्स को प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनका प्रोडक्शन बढ़े. क्योंकि अगर एमएसपी मिलता है तो किसान उस पर मतलब ज़्यादा उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं, इनकरेज हो जाएंगे प्रोडक्शन लेने के लिए. और उसके साथ साथ आपका इंटरनल कंजम्पशन भी बढ़ेगा उसके प्रोडक्शन के लिए, और एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमारे पास प्रोडक्शन होगा. द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग एजेंसीज लाइक एफसीआई शुड बी इम्प्रूव. तो ये तो हमने देखा ही था कि जो अभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एफिशिएंसी बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इनका आउटरीच बढ़ना, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ना भी ज़रूरी है. Okay, extension of price policy. The agricultural price policy should be extended to come over commodities over and above the 15 commodities covered at the present. तो अभी के लिए at the present 15 commodities are under agricultural price policy. तो ये इनका भी स्कोप बढ़ना चाहिए.
ओके, ज्यादा कमोडिटीज अंडर द प्राइस पॉलिसी आने चाहिए. The commodities like pulses, potato, onions, and other important vegetables and fruits may be covered. So ये जो है उनको भी हमें कंसिडर करना चाहिए. ओके, देन द रॅशनलायझेशन ऑफ प्राइस फिक्सेशन. जेव्हा आपण रॅशनलायझेशन ऑफ प्राइस फिक्सेशन बद्दल बोलत असतो तेव्हा हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की वी आर टॉकिंग अबाउट कोणत्या प्रकारे प्राइस फिक्स केली पाहिजे, की ती गव्हर्नमेंटला चांगली पडली पाहिजे, फार्मर्सना प्राइस चांगली झाली पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर कन्झ्युमर्सना पण चांगली झाली पाहिजे. इन द सेन्स प्रत्येक गोष्टीला डिमांड आणि सप्लाय साइड असतात. डिमांड साइड म्हणजे ती वस्तू मागणारी, ती सर्विस मतलब सर्विस को पूछने वाली साइड, और सप्लाई साइड होती है जो सर्विस प्रोवाइडर होती है, प्रोडक्शन का प्रोवाइडर साइड होती है. तो ये दोनों जो साइड्स है दे बोथ शुड बी सेटिस्फाइड अराउंड इट, क्योंकि अगर डिमांड एंड सप्लाई साइड सेटिस्फाइड है तो ही हम स्टेबिलिटी पर आ सकते हैं. Okay, so that's why rationalization of price fixation. The prices of agricultural commodities, I'm sorry, agricultural commodities should be fixed in the most rational manner so that it could cover the entire cost of production. तो ऐसे होने चाहिए कि ये प्राइस से जो भी क्रॉप, कल्टिवेटेड क्रॉप खरीदा जाएगा उससे किसान का पूरा कॉस्ट भरना चाहिए, उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए. Okay, while fixing the price, the increasing cost of agricultural inputs should be taken into consideration. तो ये भी सोचना चाहिए कि एक एग्रीकल्चर वर्कर के लिए, एक फार्मर के लिए उसका इनपुट कॉस्ट क्या होता है, तो क्या क्या इनपुट करता है एक बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने के लिए, सो दैट फार्मिंग करने के लिए, सो दैट वो कवर होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बेस कवर नहीं होता तो आप प्रॉफिट नहीं पा सकते. ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स. तो ये है सप्लाई सॉरी डिमांड साइड ऑफ agriculture business. The agriculture prices should be determined that it can also protect the interest of general consumers. तो मैंने पहले ही बोला था डिमांड और सप्लाई ये दोनों साइड के बारे में सोचना पड़ेगा. And the next one is modernization. The agricultural price policy should be framed in such a manner so that it can induce the farmers to go for modernization of their agricultural prices. So अगर एक किसान कोई नया टेक्निक यूज करके आपके खेत में कल्टीवेट करता है तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए. दैट मीन्स मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ इंसेंटिव होने चाहिए, ना कि सिर्फ ट्रेडिशनल व्यू के लिए. डेफिनेटली ट्रेडिशनल नॉलेज चाहिए, ट्रेडिशनल इनपुट्स चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी ज़रूरी है इन अ फार्मिंग. देन इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. तो जो आप सिर्फ क्या होता है कि जनरली कल्टीवेटेड क्रॉप ट्रेडर्स को दिया जाता है, फिर ट्रेडर्स आगे जो भी है कुछ देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. किसान को खुद, हमने कल वो जो वीडियो देखा था उसमें भी देखा था, अगर आपको याद है, कि जो भी आप देख रहे हो कि ट्रेडर्स सब कुछ संभाल रहा है, किसानों की यूनियन नहीं है, और डेफिनेटली किसानों के पास वो नॉलेज नहीं है. हमें क्या कर नॉलेज से लेना देना है, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, अब जब आप मैं पढ़ रहे हैं अबाउट एग्रीकल्चरल बिजनेस, हम सिर्फ पेपर में लिखने के लिए पढ़ रहे हैं डेफिनेटली, और हमें अच्छे मार्क्स चाहिए इसलिए देख रहे हैं, लेकिन ये किसानों तक पहुंच ही नहीं रहा है. कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता ऐसा कि किसानों को नॉलेज दे. दे कैन स्टार्ट मे बी एजुकेशनल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, कॉल, टोल फ्री कॉल लाइन, अगर आपको पता है तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन एक्चुअली इसके बारे में क्या करना चाहिए ये जिसको ज्ञान है उसे किसान को बताना चाहिए. तो इसकी जिम्मेदारी बनते है आप पर, मुझ पर, जिनको ये सब के बारे में पता है. ओके, इसका मतलब है अगर आपको ये सब नॉलेज इनपुट देना है तो ये नॉलेज इनपुट हमें डायरेक्टली किसानों को देना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जैसे फंडे क्या कर सकते हैं किसान, कैसे इनोवेटिव सोचना चाहिए और ऐसे स्टार्टअप्स निकालने चाहिए. तो ऐसे ही नहीं है कि इंजीनियरिंग खोल के ही, मतलब इंजीनियरिंग करके ही स्टार्टअप्स खोला जाता है, ऐसा नहीं है. बीकॉम करके भी तो स्टार्टअप खोला जा सकता है. तो लेकिन स्टार्टअप मतलब इनोवेटिव आइडिया, तो ऐसे स्टार्टअप होने चाहिए जिसको एक्चुअली सबको फायदा हो. ओके, लेट्स सी. In order to ensure the success of agricultural price policy, the improvement of the agricultural marketing system is very important. तो जो
मार्केटिंग सिस्टम में, क्योंकि अगर किसान अपने खुद की क्रॉप की मार्केटिंग नहीं करता या फिर अपने खुद की क्रॉप को अच्छे वाले मार्केट तक नहीं ले जाता, देन अदरवाइज मार्केट को ले नहीं आता अपनी ओर, तो बहुत ही प्रॉब्लम है। इसका एकदम अच्छे से एग्जांपल देना है तो महाबलेश्वर का लो। महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज मतलब वो कल्टीवेट करते हैं। स्ट्रॉबेरीज के लिए बहुत ही फेमस है महाबलेश्वर, राइट? तो महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए लोग यहाँ से जाते हैं, या फिर एक दो लोग हैं वो यहाँ पर लेके आते हैं। लेकिन उनके पास, वो फार्मर्स के पास, क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक यूनिक टाइप का फ्रूट है जो हर जगह पर नहीं बनता, तो उनके पास वो क्या हम बोल सकते हैं, वो मोनोपोली जैसी तैयार हो सकती है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे वहां पर आने के लिए। वहां पर जाए तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो स्ट्रॉबेरी बेचते रहते हैं और ऐसे। तो मतलब सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि जैसे ही आप एक तो फार्मर्स को अट्रैक्ट करो, इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना मार्केटिंग और इतनी क्वालिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, और उसके या फिर आप लोगों को रीच करने का ट्राई करो। ओके, तो लोगों को रीच करने के ट्राई बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने देखा पतंजलि के प्रोडक्ट्स जैसे, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, हर्बल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब है वो जाते हैं गांव गांव में किसानों के पास और बोलते हैं कि आपके जो खेत में बन रहा है वो हमें दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा। तो इसका मतलब है, ये तो सिर्फ एक कंपनी का एग्जांपल था, एक विलेज का एग्जांपल था। ये पूरे इंडिया में होना चाहिए, राइट? द फार्मर्स शुड बी सेट फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मिडलमैन एंड ऑल इंटरमीडियरीज। हमने देखा मिडलमैन जो कार्टेल मतलब अपना ग्रुप बनाकर अपनी प्राइस खुद तय करते हैं और किसान तो भूखे ही रह जाते हैं, राइट? तो ये सब हटाना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेशन जैसी। A public distribution system should be improved so as to ensure a success in operation of agricultural price policy. The operation of fair price shops should be streamlined and be made one efficient and transparent. तो ये जो ऑपरेशंस है जो एक एक रेशन की दुकान में बनते हैं, तो ये कैसा है, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो भी आता है लाइक हर एक दुकान का नया मालिक, नए रूल्स उसके हिसाब से बनते हैं। तो उसको ना एक स्ट्रीम लाइन में आना चाहिए। मतलब जैसे हम डोमिनोज के बारे में बात कर रहे थे, हर एक दुकान का प्राइस सेम, हर एक दुकान का सिस्टम सेम, अकाउंटिंग सिस्टम सेम, प्राइसिंग सिस्टम सेम। तो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट चेन है तो उनको प्रॉफिट से काम चलता है और इसके लिए वो इतने एफिशिएंट है। तो उतनी एफिशिएंसी ये वाले बिजनेसेस में भी लानी जरूरी है। ओके, so let's see one of the case study. It is a coffee production and growers prices. Okay, so it is about, अगर आप नीचे वाला मतलब जो बिस्किट कलर जैसा दिख रहा है, that is a price. Okay, price of production. and blue में दिख रहा है, that is a production, overall produce जो बनता है वो। Okay, तो आप देख सकते हो कि प्राइस और प्रोडक्शन का बहुत ही एक दूसरे से क्लोज रिलेशन है। जब भी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा आपकी प्राइस बढ़ने वाली है। और जब भी क्योंकि हमें बहुत ही इसेंशियली ये मार्केट सिनारियो है और ये सच वाला सिनारियो है। आप देख सकते हो 1919 टू 1991 से लेकर 2015 टू 2016 तक, इतना साल का हमें दिया गया हुआ है, वो ग्राफ है। ओके, डेफिनेटली हम थ्रू दिस ट्रेंड, ये अपवर्ड जाने वाला ट्रेंड है, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस बढ़ रही है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन थ्रू आउट देयर आर सम खामियाज कि मार्केट में कैसे चल रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है। लेट्स सी कि कैसे मार्केट चल रहा है। ओके, द लिंक बिटवीन प्राइस एंड प्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो प्रोडक्शन और प्राइस के बीच में हम ऐसे ही बोलते हैं कि उनके बीच में जो रिश्ता है हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो कम प्राइस होगी, कम प्रोड्यूस हुआ तो ज्यादा प्राइस होनी चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। इन थियरी वी वुड एक्सपेक्ट टू सी राइज इन सप्लाई कॉजिंग अ फॉल इन प्राइस। मतलब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, तो आपका एक्चुअल मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा और फिर उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1997 टू 2000, 97 ते 2000, वी सी प्रोडक्शन राइज फ्रॉम 90,000 टू 90,000 टू आई गेस 1,30,000 बोलना था।
तो मैंने गलती से एक जीरो कम डाला है। ओके, सो प्रोडक्शन राइज दिख रहा है हमें। ओके, तो हमारे राइट साइड के कॉलम पे प्रोडक्शन है। सो 1997 के बारे में बात कर रहे हैं हम, राइट? तो ये कुछ यहाँ पर है। 1997 में आपका 90,000 तक जो प्रोडक्शन रहा है, प्राइस वो 2000 में, ओके, यहाँ पर आकर प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ओके, तो इसका मतलब जैसे ही प्राइस गिर रहा है आपको प्रोडक्शन भी तो रुकवाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है उसके साथ। इन दिस पीरियड द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 130 सेंट्स पाउंड टू 60 सेंट्स पर पाउंड। मतलब प्राइजेस आपके कम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज वेरी अगेंस्ट द मार्केट रूल्स। ओके, और ऐसे ही अगर होता रहा तो आपके ट्रेड साइकिल में नया बदलाव आता है और रिसेशनरी टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। हाउएवर, फ्रॉम द 2002 टू 2010, मतलब 2002 से लेकर 2010 तक, वी सी द राइज इन बोथ प्राइस एंड ग्लोबल प्रोडक्शन। तो 2002 से लेकर अगर आप देखो तो मार्केट ट्रेंड फिर से बदल रहा है, क्योंकि दोनों भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ अगर आप ये ट्रेंड देखें तो प्राइजेस का ट्रेंड भी बदल रहा है। इसमें सबसे प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा 2006-7-8, जो रिसेशनरी पीरियड था। आफ्टर 2010 द ग्रोथ इन सप्लाई फाइनली लीड्स टू फॉल इन प्राइस। तो आफ्टर दिस पॉइंट, ओके, ये पॉइंट पे जैसे ही आगे ग्रोथ हो जाएगा आपका, ओके, लेकिन उसका प्राइस कम हो रहा है। मतलब फिर भी कॉफी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस गिर रहा है। दैट इज लाइक अकॉर्डिंग टू लॉ। सिर्फ ये पैच, आफ्टर दिस पैच। तो पहले वाले पैच में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता ही दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रही है। दैट इज नॉट द केस इन अ थियोरेटिकल सिनेरियो। तो मतलब ये केस स्टडी से हम कैसे जान सकते हैं कि थियरी डेफिनेटली होती है, लेकिन इसका आप मार्केट फंक्शन कैसे देखते हैं उस पर बहुत ही मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, लेट्स सी। One factor may be that the rise in price in 2002 encouraged an increase in supply when prices started to fall in 2011. So जैसे ही 2002 के बाद प्राइजेस बड़े होने शुरू हुए, इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी लोगों को encouragement मिला till the 2010। लेकिन उसके बाद एक आप सर्टन पॉइंट पे रीच करते हो, वहां से गिरना ही शुरू हो जाता है। दैट इज अ रिसेशनरी ट्रेंड शुरू होता है आपकी इकोनॉमी में, और दैट इज in 2011. Okay, the increased planting of coffee plants can't be reversed, so we see continued increase in supply because of previous years planting. तो देखो, जैसे अब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, अगर आप इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्लांट बंद कर देते हैं, लोगों को निकाल देते हैं काम से, प्रोडक्शन बंद। ओके, लेकिन यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर आपका प्रोडक्शन ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड बहुत इजीली चेंज नहीं होता। क्योंकि क्या रीजन था कि प्रोडक्शन, लोगों को पता चल रहा है, फार्मर्स को पता चल रहा है कि कॉफी की प्राइसेस कम हो रही है, जो मतलब फायदा हो रहा है उन कॉफी प्लांट के साथ, वो कम हो रहा है। फिर भी प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्लांटेशन किया हुआ है। तो हम पेड़ काट नहीं सकते, मतलब जरूरी ही नहीं है, इतने साल तक जो पेड़ बढ़ाया है वो काटने की जरूरी ही नहीं है। और उसकी वजह से कॉफी का प्लांट ऑलरेडी प्रोडक्शन मार्केट में बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो डिमांड बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़नी चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू अबाउट द रियल थिंग इन दिस केस स्टडी, कि अगर ये कोई कंपनी होती, अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता, जैसे अगर ये हल्दीराम का प्लांट होता और उनको पता चलता कि अभी अगर हमने वो बनाते हैं राइट, मूंग दाल, अगर आपको पता है, अगर हमने और मूंग दाल बनाई तो मार्केट में मूंग दाल की प्राइस कम हो जाएगी। अगर इनको ये पता चलता है थ्रू योर डिमांड फोरकास्टिंग, थ्रू योर एनालिसिस ऑफ डेटा, तो वो क्या कर देंगे, एक प्लांट बंद कर देंगे कुछ देर के लिए, तो प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए ऐसे जल्दी जल्दी डिसीजंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्लांटेशन हुआ होता है। ओके, समझ में आ रहा है? एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। लेट्स सी फर्दर। So what could explain in a rise in production and rise in price? Let's see, और क्या हम यहाँ से देख सकते हैं।
देयर कुड बी स्ट्रॉन्ग राइज इन ग्लोबल डिमांड। क्यों होता है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ता है? क्योंकि शायद ग्लोबली मतलब वर्ल्ड में पूरे डिमांड बढ़ा है, और अगर डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस तो बढ़ना ही है। फॉर एग्जांपल, न्यू मार्केट्स ऑफ फॉर कॉफी इन चाइना एंड इंडिया, राइजिंग इनकम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया और चाइना में नए से मार्केट बन रहे हैं कॉफी के लिए, और these rising incomes in developing countries enable it to become more affordable। पहले पहले ऐसा होता था कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही कॉफी पीते थे, और जो गरीब है वो चाय पीते थे, वो भी बिना दूध की, और ऐसा कुछ, राईट? पण आता तसं नाहीये, सिनारिओ चेंज झालाय. डेव्हलपिंग कंट्रीज मधली पण इन्कम वाढायला लागलेत लोकांकडची, त्यांचे शौक हैबिट्स वो चेंज हो रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी कॉफी अफोर्डेबल हुआ है. इन द वेस्ट there has been strong growth for coffee as it becomes a more fashionable drink. During the day, coffee has replaced alcohol as a drink of choice for workers and businessmen. तो ड्यूरिंग द डे टाइम वर्कर्स के लिए अल्कोहल और ऐसे ड्रिंक्स की जगह कॉफी ने ले लिए, क्योंकि इवन कैफीन हेल्प्स फॉर अस टू वेक अप। तो जनरली ऐसे बोला जाता है कि अगर जागते रहना है, then drink coffee because the caffeine in it keeps you awake. Okay, if demand rises then we can see rise in price despite the rising production. तो क्या होता है, जैसे ही हमने केस स्टडी में लास्ट में देखा था, और हमने ये भी बात की थी कि जनरली थियरी में ये दिखता है कि सप्लाई मार्केट में बढ़ गया तो मार्केट में ज्यादा चीजें अवेलेबल होती है, और अगर अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो मानो कि प्राइस कम ही होने वाला है। क्योंकि सब्सटीट्यूट बढ़ जाता है, ये की जगह वो की जगह दूसरा कुछ ऐसा। लेकिन द थिंग इज कि सब्सटीट्यूट बढ़ गए या डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ रहा है। इसीलिए हमें जो दिख रहा है कि राइजिंग प्राइस और राइजिंग सप्लाई, ये जो ट्रेंड दिख रहा था ड्यूरिंग 2000 सॉरी 1994 या फिर 1999 से लेकर 2010 तक, तो ये ट्रेंड बिकॉज ऑफ दिस है कि थ्रू दिस डिकेड चाइना और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में कॉफी का मार्केट बढ़ रहा है, और मार्केट बढ़ने की वजह से डिमांड भी बढ़ रहा है। और अगर आपका डिमांड बढ़ता है तो उसके साथ साथ प्राइस बढ़ना इज लाइक लेफ्ट लेग के साथ राइट लेग भी आगे जाना। ओके, मतलब व्हेन यू आर वॉकिंग, तो दैट इज क्लोज रिलेशन बिटवीन आपका प्राइस एंड डिमांड। तो जैसे कि डिमांड बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ेगा। नाउ द सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज ग्लोबल प्रोडक्शन, और उसके साथ साथ कॉफी के रिटेल प्राइजेस। तो आपके रेड जो ग्राफ है दैट इज अ रिटेल प्राइस ऑफ कॉफी इन डॉलर्स, एंड ब्लू लाइन है वो 60 kg के 1000 बैग्स का प्रोडक्शन है। ओके, लेट्स सी द रिटेल प्राइस ऑफ कॉफी मिरर्स द प्राइस पेड टू सप्लायर्स। मतलब आपने कितना प्राइस सप्लायर को पे किया, जो सप्लायर है हमारे कॉफी देने वाले उनको, विथ अ पीक इन प्राइस ड्यूरिंग 2012। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2012 में ये पेड प्राइस इज द पीक प्राइस। व्हाई इज द प्राइस ऑफ स्टारबक्स लेस वोलाटाइल देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ कॉफी बीन्स? मतलब कॉफी के जो बीन्स आप डायरेक्टली लाते हो, राइट? आपने वो आई गेस ब्रू वाली एक एड देखी होगी जिसमें आप वो रेड रेड बेरीज देखते हैं, जो कॉफी के छोटे छोटे फ्रूट्स हैं जिनको सुखाकर कॉफी बनाई जाती है, राइट? तो ये जो छोटे छोटे कॉफी बीन्स रहते हैं, ये कॉफी बीन्स की प्राइस बहुत ही वोलेटाइल रहती है, बहुत ही चेंजिंग रहती है। आप देख सकते हो प्राइस कितना चेंज हो रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप स्टारबक्स, सीसीडी यहाँ पर जैसे कोल्ड कॉफी और अदर कॉफीज पीने जाते हो, कैपेचिनो, मोखा और कोई भी, तो ये सब कॉफी के जो दाम रहते हैं वो सेम रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि कल कॉफी 60 रुपीज kg होती, आज के लिए क्या बन गई है उसका प्राइस शायद 75 हो गया, तो मतलब सीसीडी या फिर स्टारबक्स के रेट्स बढ़ गए। अगर कॉफी बीन्स का प्राइस कम हो गया तो स्टारबक्स के रेट भी कम हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, मतलब जो रिटेल स्टोर्स है उनके प्राइस में कुछ बदलाव नहीं आता, लेकिन बहुत बदलाव किसके लाइफ में आता है? द वन पर्सन हु इज कल्टिवेटिंग कॉफी बीन्स, जो कॉफी बीन्स बना रहा है, दैट इज फार्मर। इसीलिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जनरली मिडलमैन या फिर ट्रेडर को इसका प्रॉब्लम बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू फार्मर। If you buy a cappuccino from Starbucks, the price of
कॉफी बीन्स ओनली अकाउंट्स फॉर द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द फाइनल प्राइस। मतलब कॉफी बीन्स की जो प्राइस है उसका बहुत ही कम इम्पैक्ट रहता है आपके फाइनल प्रोडक्ट में, जो ग्लास है जिसमें बहुत ज्यादा कॉफी भरी हुई रहती है, या फिर कप है जिसमें कॉफी है। ओके, सो one estimate puts the cost of coffee beans close to a few cents। मतलब एक एस्टिमेट तो ऐसे बताता है कि कॉफी बीन्स की प्राइस एक अगर आप कप में देखो तो फ्यू सेंट्स म्हणजे काही पैशांइतकी असते। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज लेबर कॉस्ट, रेंट एंड द अदर रॉ मटेरियल। मतलब बाकी सब जो कॉस्ट है वो कप, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर को दिया हुआ पैसा और ये सब जो चीज है उसके ऊपर जाती है। देयरफॉर इवन इफ कॉफी बीन्स डबल इन द प्राइस, इट मे ओनली अफेक्ट द रिटेल प्राइस बाय फ्यू सेंट्स। मतलब कॉफी बीन्स पहले अगर 60 रुपए पर केजी मिलते थे, अब 120 रुपीज पर केजी भी मिलने लगे, तो भी उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला आपके स्टारबक्स या फिर बड़े बड़े कॉफी शॉप वाले प्राइस पे। इसका मतलब क्या होता है कि किसान को भी ज्यादा प्राइस मिले या कम प्राइस मिले, रिटेलर्स को कुछ उससे फायदा नुकसान नहीं होता, और बहुत कम फायदा नुकसान होता है, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। और इसकी वजह से रिटेलर्स या फिर और जो ट्रेडर्स की यूनियन है वो किसानों के ओवरऑल हेल्थ पे, ओवरऑल कल्टीवेशन के, इकोनॉमी पे कुछ ध्यान नहीं देते। उनको सिर्फ ये पता है कि हमें माल उठाना है और फिर उसका रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना है। ओके, दैट्स वाई जब भी आप गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा, हमने देखे थे क्या क्या सजेशंस होने चाहिए, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप कैसे प्राइसिंग कर रहे हो, किसके लिए एमएसपी प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सा क्रॉप इस साल के लिए वोलेटाइल है, प्रॉब्लम की कंडीशन है, और ये सब हमें थ्रू दिस केस स्टडी दिखाई देता है। ओके, सो I guess we are at the end of presentation because this was the one part of presentation and we are going to start the next part of presentation. Okay, so till this time are you aware हमने क्या क्या सीखा? आपको अगर कुछ उसमें मतलब चेंज लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। ओके, okay, so today we are again, I'll share my new PPT with you. um, Yep. So we are finally done with our agricultural pricing policy. Okay. We are now moving towards our new sub units. We can say agricultural credit in India. Now we are talking about agriculture, cultivation, crops, and the money behind it. कैसे पैसे खड़े करने हैं, कैसे कैपिटल प्रोवाइड करना है, लोन्स के बारे में क्या ख्याल है। इसका मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। ओके, जस्ट अ मिनट, just give me a minute. So let's talk about agricultural credit in India. um, Agricultural credit is considered as one of the most basic inputs for conducting uh, agricultural development programs. So अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, मैंने बार बार आपको यही बोला है कि इंडिया बीइंग अ वेरी कृषि प्रधान देश, अगर आप मैं फिर से आपको ये बताऊं कि इंडिया इज अ वेरी व्हाट वी कैन से बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है टुवर्ड्स एनी चेंज इन एग्रीकल्चरल फील्ड। और इसके लिए जो 3 बिल्स हम कल बात कर रहे थे वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट बन जाते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स बन जाते हैं। ओके, और इसकी वजह से बहुत ही लोग मतलब गुस्सा कर बैठते हैं अगर कुछ चेंज हो, क्योंकि लोगों को चेंज नहीं अच्छा लगता बेसिकली, राइट। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमने ओके सॉरी, जो कल हमने हमारा वीडियो आधा छोड़ा था वो पहले खत्म कर लेते और उसके बाद ये देखते हैं। ओके, सो आई यू एबल टू व्यू माय स्क्रीन जहां पर Yes. वीडियो दिख रहा है, राइट? Yes. ओके, तो हमने कल जो आधा ही, मतलब आधा नहीं, हमने, अगर मैं राइट
हूँ तो 9 मिनट्स और 14 सेकंड्स तक हम पहुंच गए थे, राइट? और हमें अब उसके आगे देखना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो सोल्यूशन क्या है? अपने प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये फार्मर्स को पता ही नहीं होता। सारे एक्सप्लॉइटेशन का बेस तो यही है, भले वो मंडी के ट्रेडर्स से हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से। सही प्राइस क्या है किसे पता होता है? प्राइसेस तो एरिया वाइज बदलते रहते, तो प्राइस डिस्कवरी कैसे कर सकते? आज आप एक स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्फोसिस की शेयर प्राइस तुरंत देख सकते हैं। ये प्राइस सभी को दिखती है और सारे शेयर इसी प्राइस पर बिकते हैं। टोटल ट्रांसपेरेंट। आज इंडिया में कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है। एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स ये दो एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर काफी सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के फ्यूचर्स मार्केट प्राइसेस टोटल ट्रांसपेरेंट। आज इंडिया में कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है। एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स ये होने आपको पता होने चाहिए, राइट? आज के बाद कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटी का भी ट्रेडिंग होता है। और ये कमोडिटीज जो मतलब एक्सचेंज में जो जैसे एनएससी और बीएससी होता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, वैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास दो टाइप के एक्सचेंजेस है, एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स। कैन यू जस्ट टेल मी अगेन, कौन से वाले एक्सचेंजेस रहते हैं ये दो नाम? एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स, कौन से? आपको पता होना चाहिए, ओके? ये दो एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर काफी सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के फ्यूचर्स मार्केट प्राइसेस दिखते हैं। फार्मर्स इन प्राइसेस को बेस रख के अपने प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं। फार्मर्स का यूनाइटेड ना होना उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म कर देता है। अगर गवर्नमेंट असल में ये चाहती है कि फार्मर्स का कुछ भला हो, तो उनको फार्मर्स को यूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। एनईसीसी इंडिया का एक कोऑपरेटिव है जो एग्स के लिए एक इंडिकेटिव प्राइस देता है, जो फार्मर्स के लिए भी फेयर और रेम्यूनरेटिव हो और जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव ना हो। इसीलिए एग्स की रिटेल प्राइस दो एरियाज में अराउंड द सेम रहती है। लेकिन एनईसीसी जैसे कोऑपरेटिव्स के लिए फार्मर्स का ज्वाइन होना जरूरी है। फार्मर्स भी एक साथ आकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जहां पर सारे फार्मर्स प्रोड्यूस को पूल कर सकते हैं। भारत में आज अमूल की इतनी इज्जत है क्योंकि अमूल ने काफी सारे फार्मर्स को एक साथ लाया और उन्हें एक फेयर प्राइस दिया। इंडिया में एफपीओस ऑलरेडी है जो फार्मर्स को सही प्राइस देने में मदद करती है। एफपीओस फार्मर्स को एक कलेक्टिव फोर्स बना सकते हैं। ऐसे एफपीओस को स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट से फाइनेंशियल और एजुकेशनल सपोर्ट की जरूरत है। द पॉइंट इज ये बिल्स एक प्रोग्रेसिव स्टेप हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो लूप होल्स है उन पर डिस्कशन होना जरूरी है। किसी भी आइडिया का सक्सेस और फेलियर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। फार्मर्स जिनके फायदे के लिए ये बिल्स है, अगर उन्हें ही ये बिल्स उनका दुश्मन लगे तो इन बिल्स का क्या फायदा? जब दोनों साइड से चिल्लाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ शोर होता है, फिर दूसरे की क्या खुद की आवाज सुनना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इन द बैटल ऑफ बीइंग द लाउडेस्ट वन इन द हाउस वी फॉरगेट टू हियर व्हाट वी आवरसेल्व्स आर सेइंग। सच तो ये है कि लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से इस बिल के अच्छे या बुरे साइड्स को देखते हैं और बाकी साइड्स को भूल जाते हैं। अगर सच में ये बिल्स फार्मर्स की भलाई के लिए, तो उनके पॉइंट्स क्या है ये सुनने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट इस कंट्रोवर्सी की वजह से फार्मर्स के प्रॉब्लम्स क्या है इस बात पर हम सबका अटेंशन आ गया। चलो इस मौके का फायदा लेते हैं और फार्मर्स के कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यप, सो दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि, और जो हम बात कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर अगर हम साथ चलेंगे तो सिंपली हम इसके बारे में पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे हमारे माइंड में भी इवन ड्यूरिंग स्टडीज एक ऐसा रहता है हमेशा कि यार क्यों पढ़ना है ये, हमें क्या फायदा होने वाला है इसके साथ साथ। और दैट्स लाइक अ फिक्स्ड माइंडसेट जो हमारे पास है, पेपर के लिए क्या है बताओ, वो लिखेंगे, उसके बारे में कुछ बाकी बात नहीं करनी। लेकिन why you are studying this is because you are the one who will be framing the future. आप है जो किसानों की मदद कर सकते हैं, आप है जो ट्रेडर्स की मदद कर सकते हैं, आप है शायद जो किसानों को एक यूनियन में बांध सकते हो। और नॉट अबाउट ओनली किसान, वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी हियर। एंड दैट्स व्हाई आई गेस, मुझे पता है आपको कितना भी बोरिंग लग सकता है, हमेशा टॉपिक क्या है बताओ, उसके बारे में बताओ, नोट्स लिख कर दो, हमें जाने दो। और ये जो सब है उसके आगे जाकर सोचना चाहिए कि आगे जाकर कोई आपको नोट्स लिख कर देने वाला नहीं है। प्रॉब्लम्स भी आपको खुद को ढूंढने हैं और वो सॉल्व करने, प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाला है। और अगर जो भी इसमें सक्सेसफुल होता है, दैट दैट पर्सन बिकम सक्सेसफुल इन हिज ओन लाइफ।
नॉट कंपेयरिंग विथ अदर्स, वेयरएज जो भी सोचते कि कोई प्रॉब्लम नहीं देता, हमारे पास नोट्स नहीं है, हमें कुछ सिखाया नहीं गया, इसके बारे में कॉलेज ने कुछ नहीं पढ़ाया, टीचर्स ने कुछ नहीं पढ़ाया, देन एट दैट टाइम यू थिंक अबाउट इट कि this is mere not exam preparation, that's a life that you are preparing for. और अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, then nothing is to the point. Okay. सो एग्रीकल्चरल क्रेडिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका एग्रीकल्चरल इनपुट क्या होना चाहिए, कैसे बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए, ये तय होता है. In India, there is immense need of proper agricultural credit, as Indian farmers are very poor. From the very beginning, the price sources of agricultural credit in India are money lenders or were money lenders. मतलब जमींदार लोग, साहूकार लोग, ओके, जो पैसे प्रोवाइड करते थे. तो पहले से ही हमारे यहाँ सिस्टम है कि हमारे यहाँ लोग साहूकार के पास जाते हैं, जमींदार के पास जाते हैं और पैसे ले लेते हैं. और फिर क्या होता है, उनका रेट बहुत ज्यादा होता है. क्या रेट दिखता है? 9%. 9% ठीक लगता है, राइट, हमें रेट लोन लेने के लिए. लेकिन आप हमें ये समझना चाहिए कि ये 9% जब आप बैंक में देख लेते हो, तो बैंक में ये रेट, प्लीज म्यूट योर सेल्फ जिसका भी माइक ऑन है, ओके. बैंक में ये रेट फॉर 10 मतलब दर साल, दर शेकड़ा, पर एन्युअल आप देखते हो, राइट, -% पर एन्युअल, okay, percent per annual. So that is what happens, whereas in a money lender system, वहां पर हर महीने के लिए ब्याज रहता है, हर महीने के लिए इंटरेस्ट रहता है. 9% पर मंथ, मतलब 9 × 12 दैट इज 108%. तो जितना आपने प्रिंसिपल लिया है, उससे भी ज्यादा 8%, क्योंकि 108 आपका परसेंटेज हो गया, अगर 9% पर मंथ के लिए, तो उतने पैसे आप भरते हो. मतलब जितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया, उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट भरते हो. तो दैट इज अ वेरी फॉल्स सिस्टम, डिसिसिव सिस्टम, मतलब मतलब आपको भुलक्कड़ बना देने वाली. ओके. सो दैट्स व्हाई आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इन ऑप्टेड adopted the institutional credit approach, मतलब संस्थाओं से मिलने वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले लोन्स, क्रेडिट, उनका अप्रोच लिया थ्रू द वेरियस एजेंसीज लाइक कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एटसेट्रा, टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट द चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यही हम सब देखने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. सो होपफुली जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा. प्लीज अगर कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स.